हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपने ओसी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 को सीखने वाले हैं। चैप्टर 1 को मैंने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। उसका एक लास्ट पार्ट जो मुझे आज सिखाना है, मैं आज आपको वही सिखाऊंगा। और वो पार्ट जो मुझे आज आपको सिखाना है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, या मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूँ इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। इजी वर्ड में कहूँ या इजी अंडरस्टैंडिंग में आपको कहूँ तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सवाल ये है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, यानी जो रूल्स, जो रेगुलेशंस, जो गाइडलाइंस हमारे प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, जिनमें हमारे हेनरी फ्योल का नाम आता है, FW टेलर का नाम आता है और एल्टन मायो का नाम आता है। ये वो एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने मैनेजमेंट को किस तरह से बेटर वे में कंट्रोल मैनेज किया जाए उसके बारे में अपने कुछ रूल्स, अपने कुछ गाइडलाइंस को हमारे सामने रखा, जिनमें से हमारे सिलेबस में हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स और FW टेलर के 6 प्रिंसिपल्स आए, जो मैंने अपने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। करते हैं पहले पॉइंट से, और पहला पॉइंट है हमें जो दिया गया है वो है प्रोवाइड्स यूजफुल इनसाइट्स टू मैनेजर। प्रोवाइड्स यूजफुल इनसाइट्स टू मैनेजर। एज स्टूडेंट्स, ये जो रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स हमारे एक्सपर्ट्स ने बताए थे वो इस तरह से हमारे मैनेजर्स के लिए यूजफुल हैं कि हमारे मैनेजर्स इन प्रिंसिपल्स को समझते हैं, इन प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करते हैं और उसकी मदद से जो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ करते वक्त उनके सामने जो डिफ़िकल्टीज़ और जो सिचुएशन अराइज होती है, उन डिफ़िकल्टीज़ को कैसे फेस किया जाए, उनका सामना कैसे किया जाए, हमारे मैनेजर्स इन प्रिंसिपल से उसे सीख पाते हैं और सीखने के बाद वो रियलिटी में या रियल लाइफ में उन रूल्स या उन गाइडलाइंस या उन प्रिंसिपल्स की मदद से अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं और अपने कंपनी और अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर से बेटर परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट होता है, प्रोवाइड्स यूजफुल इनसाइट्स टू मैनेजर। यहाँ मैं बता दूं स्टूडेंट्स आपको, इनसाइट का मतलब होता है किसी चीज की डीप अंडरस्टैंडिंग करना या किसी चीज को अच्छे से समझने की कोशिश। स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे सेकंड पॉइंट की तरफ, और सेकंड पॉइंट है हमारा हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड पॉइंट की तरफ, हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, एज आप जानते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन के पास दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं। एक होता है फिजिकल रिसोर्सेज, जिसमें आते हैं मटेरियल, जिसमें आते हैं मशीन, जिसमें आता है मनी। ये फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं। जबकि दूसरा रिसोर्स जो होता है उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स, और ह्यूमन रिसोर्स में जनरली जो उनके मैन पावर हैं या जो उनके वर्कर्स हैं या उनका जो लेबर फोर्स है यानी उनके मजदूर हैं, वो रिसोर्सेस आते हैं। स्टूडेंट्स, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या जो गाइडलाइंस हमारे FW टेलर ने या फिर हमारे हेनरी फ्योल ने प्रोवाइड की, उन्होंने हमें अपने उन रूल्स, अपने उन प्रिंसिपल से यही सिखाने की कोशिश करी या ये समझाने की कोशिश करी या मैनेजर्स को ये गाइडलाइंस देने की कोशिश करी कि हमें अपने रिसोर्सेज को, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हों या फिर हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हों, हमें अपने रिसोर्सेज को बेस्ट टू बेस्ट मैनर में यूटिलाइज करना चाहिए। और हमें अपने रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना चाहिए कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसका वेस्टेजेस बहुत ही कम हो, उसका जो नुकसान होता है हमारे रिसोर्सेज का वो बहुत ही कम हो, जबकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमम प्रोडक्शन हो सके, हमारी कंपनी का गुडविल बन सके, हमारी कंपनी एक अच्छे रेपुटेशन के साथ आगे बढ़ सके। सो दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पर ये सिखाने के लिए लाया गया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की मदद से हमारे मैनेजर्स ये सीख पाते हैं कि किस तरह हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंट वे में या अच्छे ढंग से यूटिलाइज करके अपनी कंपनी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, अपनी कंपनी का गुडविल क्रिएट कर सकते हैं, अपनी कंपनी को एक टॉप लेवल की कंपनी या मैनेजमेंट बनाने की कोशिश कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ूंगा तीसरे पॉइंट की तरफ, और तीसरा पॉइंट है हमारा साइंटिफिक डिसीजंस। तीसरा पॉइंट है आपके सामने साइंटिफिक डिसीजंस। स्टूडेंट्स, जितने भी प्रिंसिपल्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आए, फिर चाहे वो हेनरी फ्योल की तरफ से हो या FW टेलर से, इनके प्रिंसिपल्स को हमारे मैनेजर्स जब स्टडी करते हैं तो उनके स्टडीज करने के बाद, उन रूल्स, उन गाइडलाइंस, उन प्रिंसिपल्स को समझ लेने के बाद हमारे मैनेजर्स के लिए, हमारे जो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ करने वाले जो मैनेजर्स हैं, जो मैनेजमेंट में वर्क करते हैं, हमारे मैनेजर्स को एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरह की सिचुएशन होती है तो किस तरह से डिसीजन लिए
जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो रूल, जो गाइडलाइन, जो प्रिंसिपल्स उन्होंने बताई है वो पहले ही उन्हें अप्लाई कर चुके हैं, अप्लाई करके देख लिया गया है। उन सारे प्रिंसिपल्स को, उन सारे रूल्स को हमारे उन एक्सपर्ट्स ने पहले ही अप्लाई करके, उनको एक्सपेरिमेंट करके हमारे एक्सपर्ट्स ने देख चुका है और उसके बाद ही उन्होंने उसे अपने बुक्स के थ्रू या अपने आर्टिकल्स के थ्रू हमारे सामने रखा है। तो यहाँ पर हमारे मैनेजर्स, आज के ज़माने के मैनेजर्स, मॉडर्न वर्ल्ड के मैनेजर्स उन सारे रूल्स को समझकर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी इंस्टीट्यूट के लिए बेटर से बेटर और साइंटिफिक डिसीजंस यानी अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकते हैं अगर वो इन प्रिंसिपल्स की मदद लेते हैं। और यही हमारा तीसरा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, और वो है अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट्स, हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, हमारे जो रूल्स, हमारे जो गाइडलाइंस हैं, जो दोनों एक्सपर्ट्स या तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से हमारे सामने आए हैं, अगर उन सारे रूल्स को स्टडी किया जाए, उन सारे रूल्स को समझने की कोशिश की जाए, तो ये बात तो सामने आ जाती है कि उनके बताए हुए जो रूल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट को ये नहीं सिखाते कि मैनेजमेंट या हमारे मैनेजर्स अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करें, बल्कि उनके रूल्स, उनके गाइडलाइंस ये भी सिखाते हैं, ये भी बताते हैं कि हर मैनेजर को, हर ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर ऑफिसर को या हमारे जो मैनेजर अथॉरिटीज होती हैं उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखना है कि हमारे रिसोर्सेज को हम कैसे एफिशिएंट वे में यूटिलाइज करें, बल्कि उन्हें अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी समझना होगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पर बता दूं स्टूडेंट्स जल्दी से, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूट किस तरह से सोसाइटी के लिए या समाज के लिए भी कुछ अच्छे काम करती है या कुछ जिम्मेदारियां निभाती है। तो वो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ काम जो एक ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए करती है, उन जिम्मेदारियों को, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कहा जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो प्रिंसिपल्स आपके सामने रखे जाते हैं या आपके सामने रखे गए हैं, ये प्रिंसिपल्स हमारे मैनेजर्स को ये सिखाते हैं कि उन्हें समाज के लिए और सोसाइटी के लिए कौन सी जिम्मेदारियां निभानी है। मैं जल्दी से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दूं जो हर ऑर्गेनाइजेशन को निभानी पड़ती हैं, और ये उन्हें प्रिंसिपल से ही सीखने में मिला है। नंबर 1 कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को हमेशा गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को बनाना चाहिए और उन्हें रीजनेबल प्राइस में कंज्यूमर्स तक पहुंचाना चाहिए, यानी अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट सस्ते दामों में बनाकर उन्हें कस्टमर्स तक पहुंचाना चाहिए। दूसरा, उन्हें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि वो कभी भी आर्टिफिशियल स्कैरसिटी या शॉर्टेजेस ना करें अपने प्रोडक्ट्स का, क्योंकि अगर आर्टिफिशियल शॉर्टेज या बनावटी शॉर्टेज करेंगे तो कंज्यूमर्स को उनके प्रोडक्ट्स के लिए हाई प्राइस पे करना पड़ेगा और ये कंज्यूमर्स के साथ एक तरह की चिटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि हमारे उन कंज्यूमर्स के साथ चिटिंग ना हो, इसके लिए कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी इंस्टीट्यूट को कभी भी आर्टिफिशियल स्कैरसिटी या मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी चाहिए। तीसरा, हर ऑर्गेनाइजेशन को फेयर कंपटीशन करना चाहिए अपने कॉम्पिटिटर से। चौथा, उन्हें फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए अपने एम्प्लॉइज को। पांचवा, उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन के वजह से इन्वायरमेंट पे कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो, कोई गलत इम्पैक्ट ना हो, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इन्वायरमेंट पल्यूट ना हो, और अगर हो रहा भी है तो उसे कितना भी रिड्यूस किया जाए वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन को देखना होगा। नेक्स्ट, वो अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉइज को एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें ताकि एम्प्लॉइज मेहनत से और अच्छे एनवायरनमेंट में काम कर सकें। साथ ही साथ एक जिम्मेदारी और इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आती है कि वो स्टैंडर्ड टूल्स और मशीनरीज प्रोवाइड करें अपने एम्प्लॉइज को, अपने वर्कर्स को। तो इस तरह से ऐसी बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन को निभानी पड़ती है। एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हर ऑर्गेनाइजेशन को निभानी होती है वो होती है कि उन्हें गवर्नमेंट को टाइमली टैक्स पे करते रहना चाहिए, यानी गवर्नमेंट को टैक्स देते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। तो ऐसी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जिम्मेदारियां हैं जो सामने आती हैं और जो जिम्मेदारियां, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर ऑर्गेनाइजेशन को निभानी पड़ती है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये जिम्मेदारियां जो हमारे सामने आई हैं, जो हमारे सामने मैंने अभी आपके साथ में शेयर करी हैं, ये सारी जिम्मेदारियां हर मैनेजर सीखता है, हर मैनेजर उनको जान पाता है अगर वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की स्टडी करता है। तो स्टूडेंट, ये तो बात हो गई। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पांचवा पॉइंट, इनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, आपको ये बता दूं कि हमारे जो प्रिंसिपल्स या जो रूल्स या जो गाइडलाइंस हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू दिए गए हैं, वो रूल्स, वो गाइडलाइंस, वो प्रिंसिपल्स एफ.डब्ल्यू. टेलर के हों या हेनरी फियोल के हों या और किसी एक्सपर्ट के हों, स्टूडेंट्स उन्होंने हमें ये बताने की कोशिश करी है कि वो रूल्स, वो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हमारे आज के ज़माने के मैनेजर्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डायनामिक होते हैं। डायनामिक का मतलब जो हमेशा चेंज होता रहता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जैसा उन्होंने बताया था वो आज भी हम फॉलो करते हैं, लेकिन हर मैनेजर अपनी
ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, ज़रूरतों के और रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन रूल्स को थोड़ा बहुत चेंज करता रहता है, ऑल्टर करता रहता है और उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन पे अप्लाई करता है। यहाँ पर इस चीज की वजह से ये माना जाता है कि इन प्रिंसिपल्स की वजह से ही आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स अपनी कंपनी के लिए बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क करते हैं, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज करते हैं। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज किन किन डिपार्टमेंट्स में हो सकते, जल्दी से बता दूं कि जो रिसर्च और डेवलपमेंट का जो वर्क है, जो काम है, वो हमारे मैनेजर्स जनरली जिस डिपार्टमेंट में लेते हैं, वो डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट है फाइनेंस का डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट है मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट। यानी ये वो सारे डिपार्टमेंट है जहां पर हमारे मैनेजर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज करते रहते हैं, यानी कुछ नया और कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो टेक्निक उन्हें मिला है वो कहीं ना कहीं हमारे एक्सपर्ट्स के बताए हुए प्रिंसिपल या रूल्स के वजह से ही मिला हुआ है। स्टूडेंट जल्दी से आगे बढ़ते हैं 6 पॉइंट की तरफ, और 6 पॉइंट है हमारा हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। स्टूडेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हमारे सामने रखे गए हैं, जो हमारे सामने लाए गए हैं, अगर इन रूल्स, इन प्रिंसिपल्स की स्टडी की जाए तो इनसे ये बात क्लियर हो जाती है कि इन रूल्स को अप्लाई करने से हमारे मैनेजर्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन और एक अच्छा कंट्रोल बनाकर रख सकते हैं। अब ये कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल किसके बीच में होगा? स्टूडेंट्स, हमारे मैनेजर जब वर्क करते हैं तो उन्हें ये पता होता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे और अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग एम्प्लॉयज होंगे। तो जरूरी होता है कि वहां पर जो अलग अलग डिपार्टमेंट के वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहे, इनके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल बना रहे। तो यहाँ पर अगर हेनरी फियोल के और एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स की स्टडी की जाए तो मैनेजर्स के लिए बहुत आसान हो जाता है अपने वेरियस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के ऊपर कंट्रोल करना, उनको कोऑर्डिनेशन में रखना मैनेजर्स के लिए बहुत इजी और आसान हो जाता है। और यही है इसका छठा इंपॉर्टेंस। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और लेते हैं लास्ट पॉइंट, डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि हमारे ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, इनके थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, हमारी कंपनी किस चीज़ में डील करती है, उसका मेन एम क्या है। जैसे कंपनी को ये बात समझ आ जाएगी, कंपनी को ये पता चल जाएगा कि उनको अपने बिजनेस के लिए और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, वो किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम्स को सर्च कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स को सर्च करने के बाद उनके लिए क्या सॉल्यूशंस ढूंढ कर ला सकते हैं। और इन सब की हेल्प की वजह से ही हमारे मैनेजर्स अपने काम को बहुत ही कॉन्फिडेंस वे में कर सकते हैं और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच में ये हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि इन प्रिंसिपल्स या गाइडलाइंस की मदद से, फिर चाहे वो एफ.डब्ल्यू. टेलर के हों या फिर हमारे हेनरी फियोल के, इनके बताए हुए जो रूल्स, जो गाइडलाइंस या जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके वजह से एक ऑब्जेक्टिव क्रिएट होता है जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारे एम क्या है या हम लोगों को किस तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, कहाँ कहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है, रूट कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम क्या है वो समझना आसान हो जाता है, और साथ ही साथ उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से दूर किया जा सकता है एप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस की मदद से, ये भी डिसाइड किया जाता है। और उसी की वजह से हमारे मैनेजर्स के माइंड में भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और वो अपने काम और अपनी एक्टिविटी को बेटर वे में परफॉर्म कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर टोटल 7 पॉइंट हमें सिखाए गए और उन 7 पॉइंट के थ्रू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब जल्दी से अपना लेक्चर वाइंड अप कर लेते हैं और आपसे यही कहूँगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप अपना ध्यान रखें, अपने मम्मी पापा का और ज़्यादा ध्यान रखें, अपने क्रिएटर को हमेशा याद करते रहें, उन्हें कभी ना भूलें, उनसे प्रे करते रहें। गॉड ब्लेस यू।